चलिए, सवाल कर लिए थे आप लोग। कितना हुआ? 21 गो, 23। चलिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखिएगा, इसका कोई किए हैं? नहीं आया। 28। अच्छा, चलिए देखते हैं। आप log 2 का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना? 7 दिया हुआ है, और log 80 आपको दिया हुआ है। आप इसको लिख सकते हैं log 80 को आप 10 गुने 8 लिख सकते हैं। log ए बी क्या होता है? log a प्लस बी होता है। log a प्लस बी होता है, यानी कि log 10 अब प्लस log 8 हो गया। ध्यान से देखिएगा, log 10 का वैल्यू जो होता है वह 1 होता है, हमेशा 1 आप लीजिएगा। log 10 का वैल्यू 1 होता है, ये 1 हो गया। प्लस log 8 है, log 8 को आप लिख सकते हैं log बेस में 2 अब पावर 3 लिख सकते हैं ना। तो जब आपका ये ध्यान रखिएगा, log 8 टू द पावर b दिया रहे तो यह आपका हो जाता है b इंटू log a, b इंटू log a हो जाता है। तो आप बताइए, यहां से इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू log 2 लिख सकते हैं कि नहीं? और log 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 7। तो 1 प्लस 3 गुने 7, 7 या 21, 1 22 है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही। तो कुछ कुछ एग्जाम में, खास करके यूपीएससी, सीडीएस और रेलवे, ये 3 जगह आपका लॉग पूछ रहा है। देखिए ना, log 80 को आप 10 गुने 8 लिख सकते हैं, और log a इंटू बी जो होता है log a प्लस log b होता है ना। ये चीज ध्यान में रखिएगा, log ए बी जो होता है वह होता है log a प्लस log b, है ना। तो इसको लिख सकते हैं log 10 प्लस log 8 लिख सकते हैं कि नहीं? log 10 का मतलब 1 होता है, मान 1 होता है। log 10 हमेशा 1 देगा आपका, ये याद रखिएगा। और log 8 को आप लिख सकते हैं 8 को 2 का क्यूब, है ना, और 3 इधर आ जाएगा तो log 2 हो गया। और 3 गुने log 2 का वैल्यू कितना? 7। तो कितना हो गया? 21 1 22 हो गया। चलिए नेक्स्ट करें। आप ही सबके कहने पर लॉग भी सवाल दिए। आप ही लोग बोले थे एक दिन कि सर लॉग भी दीजिएगा। बताइए इसका कितना आया? 1000। आप ध्यान से देखिए ना कि निम्नलिखित पाई चार्ट में कुछ फसल का वार्षिक उत्पादन दिया गया है। यदि कुल उत्पादन 9000 टन था, कुल उत्पादन का मतलब क्या? टोटल अगर इसके डिग्री का मान आप ज्ञात कर लीजिए तो ये 360 डिग्री होता है। पाई चार्ट में आपका टोटल कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। और सभी फसल मिलाकर कुल उत्पादन था यानी 9000। आपसे क्या पूछा है? चावल के उत्पादन का मात्रा कितना टन था यह पूछा है। तो आप बताइए ना, चावल का उत्पादन कितना डिग्री है? 40 डिग्री है, यानी कि हमें 40 डिग्री का मान आपसे पूछा है। आप बताइए 360 से ये 40 डिग्री 1/9 गुना है, 1/9 है इसका, तो इसका भी 1/9 ले लीजिए। कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही। तो ये सब एकदम बोनस रहता है आपका। ग्राफ वाला सवाल, पाई चार्ट हो गया, ये सब। और इसमें कहीं कुछ नया चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा।
पाई चार्ट हो या ग्राफ वाला हो, उसमें या तो एवरेज का सवाल रहेगा या तो परसेंटेज का सवाल रहेगा, है ना। कुछ इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा। आप बताइए कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक ऐसा वृत्त है जिसकी त्रिज्या जो है 4 सेंटीमीटर है, इसी के अंदर एक वर्ग बना हुआ है, ये वर्ग बना हुआ है। आप हमें यह बताइए कि यह जो होगा वर्ग का विकर्ण होगा, होगा कि नहीं। और वृत्त का त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का कहीं ना कहीं ये सेंटर इसी पे होगा, तो ये वृत्त का व्यास हो गया कि नहीं, सेंटर से होके गुजरेगा। तो ये 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये ये वर्ग का विकर्ण भी है, तो वर्ग का विकर्ण कितने के बराबर, √2a के बराबर। तो √2a का वैल्यू कितना हो गया, 8 हो गया। तो a का वैल्यू कितना हो गया, 8 बटे में √2 हो गया। आपसे क्या पूछा है, वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि भुजा का स्क्वायर, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 बटे में √2 का स्क्वायर 2, तो कितना हो गया, 32 हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही। ये √2a है, a जहां पर वर्ग का भुजा है। चलिए नेक्स्ट। अब देखिएगा, किसी समचतुर्भुज के एक भुजा की लंबाई बताइए जिसका क्षेत्रफल जो है 24 वर्ग सेंटीमीटर और इसके विकर्ण की लंबाई का योग जो है वह 14 सेंटीमीटर। आपका ये एक समचतुर्भुज, ठीक है। इसमें एक विकर्ण ये है, एक विकर्ण ये है। मान लीजिए कि ये विकर्ण D1 है और ये विकर्ण D2। तो आपसे बोला है कि विकर्ण के लंबाई का योग जो है 14 सेंटीमीटर है, यानी कि D1 प्लस D2 जो है आपको वह 14 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर विकर्ण के बिहाफ पर आपको बोला जाए कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो हाफ दोनों विकर्ण का गुणनफल, यानी कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ D1 इंटू D2। ये आपको दिया हुआ है कितना, 24। क्षेत्रफल समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ D1 इंटू D2, ये 24 के बराबर है। तो आप बताइए कि D1 इंटू D2 कितने के बराबर हो जाएगा, 48 के बराबर हो जाएगा। आप हमें यहां से बताइए कि अगर आप इसका होल स्क्वायर करते हैं, होल स्क्वायर करते हैं तो क्या कीजिएगा, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू D1 इंटू D2। और यह आपका कितना है, 14। 14 का स्क्वायर कितना होता है, बोलिए ना, 196। तो आप बताइए ना कि D1 इंटू D2 ये आपको दिया हुआ है 48। 48 गुना 2 96, 96 उधर जाके घट जाएगा, तो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर यह आपका 100 हो जाएगा। और समचतुर्भुज का भुजा बराबर होता है, याद रखिएगा, समचतुर्भुज का भुजा बराबर होता है हाफ रूट अंडर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। हाफ रूट अंडर, आप बताइए D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर कितना आया, 100 आया। 100 का वर्गमूल कितना, 10, यानी कि कितना आ गया आपका, 5 सेंटीमीटर आ गया। तो ये बहुत तगड़ा सवाल था, अच्छा सवाल था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही।
आगे बढ़ा जाए। अब देखिएगा, आपसे बोला है कि ए बी सी एक समकोणीय त्रिभुज है जिसमें ए जो है 90 डिग्री है। एक समकोण त्रिभुज बनाइए। कुछ इस तरह से आपका एक समकोण त्रिभुज है। ए आपका समकोण हो गया, या बी हो गया, या सी हो गया। ठीक है। ए बी आपका 6 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक आपका क्या है, ये 6 सेंटीमीटर है। ए सी आपका 8 है, ए सी आपका 8 है। तो एक वृत्त जिसका केंद्र ओ त्रिभुज के अंदर बना हुआ है, एक वृत्त बना है त्रिभुज के अंदर, एक वृत्त के त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना है ना। वृत्त का परिमाप क्या होगा, यह आपसे पूछा। आप बताइए कि यह समकोण त्रिभुज है तो इसमें ट्रिपलेट लगेगा, तो 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है। आप बताइए कि ये 10 हो गया, तो त्रिभुज का तीनों भुजा आपको मालूम चल गया। तो समकोण त्रिभुज के अंदर जो वृत्त बन रहा है, पहले उसका त्रिज्या पता कीजिएगा, तब ना उसका परिमाप बताइएगा। परिमाप क्या होता है किसी वृत्त का, 2 पाई आर उसका परिधि, सरकमफ्रेंस, है ना। तो आप बताइए कि इसका त्रिज्या जो होता है वह लंब प्लस आधार 6 + 8 माइनस हाइपोटेनस कर्ण 10/2। ये कितना हो गया, 14 में से 10 गया 4, 4/2, 2 हो गया। रेडियस 2 हो गया, तो इसलिए 2 पाई आर कितना हो जाएगा, 2 गुने पाई गुने 2, तो कितना आ गया 4 पाई, इसका सरकमफ्रेंस हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है ना। तो किसी भी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के अंदर बने वृत्त का जो रेडियस होता है वह लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे में 2। अगर परिवृत्त रहता तो क्या होता, परिवृत्त जो होता है हमेशा, परिवृत्त का जो केंद्र होता है, ये आपका परिवृत्त है, मान लीजिए कि इससे लगा हुआ है, तो परिवृत्त का केंद्र जो होता है वह हमेशा हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे होता है। तो अगर इसके परिवृत्त का त्रिज्या आपसे पूछते तो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट कितना हो जाता, 5, यानी कि परिवृत्त का त्रिज्या कितना हो जाता, 5 हो जाता है ना। ये अंतःवृत्त है, अंतःवृत्त का त्रिज्या 6 + 8 - 10/2 है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसका कितना आया, 6। अब बताइए कि tan थीटा 1/√5, यहां से दो तरीके से आप बना सकते हैं। या तो ये लंब आधार है, कर्ण निकाल लीजिए, और नहीं तो और आसान तरीका, अगर tan थीटा है तो tan का उल्टा cot थीटा होता है, तो cot थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा 1/√5 है तो cot थीटा √5 हो जाएगा। और cosec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं, कहा कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो आप बताइए कि यहां से ये 1 हो गया,
√5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5। तो 5 1 6 है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में तो आपको सारा फार्मूला ध्यान में रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट करें। इसका कितना आया? 488। वेरी गुड। आप बताइए ना, सिंगल पावर से क्यूब में जा रहे हैं तो यानी कि दोनों तरफ क्यूब कीजिएगा, तो इधर क्यूब कीजिएगा तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब हो जाएगा। और जब 3ab कीजिएगा तो a से a कट जाएगा तो 3 बचेगा, a इंटू a प्लस b, तो a प्लस 1/a का वैल्यू कितना? 8। 8 तिहाई 24। तो इधर हो जाएगा 8 का क्यूब कितना? 512। 512 में से 24 घटा दीजिएगा, है ना, 488 आ जाएगा। किसी को दिक्कत होगा तो बोलिएगा, पूरा तोड़ देंगे। दिक्कत है? बताइए ना। इधर से आप कर रहे हैं, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है? इतना तो पता होगा, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3ab इंटू ab इंटू a प्लस बी बराबर ये 8 का क्यूब हो गया राइट हैंड साइड। आप बताइए, ये से ये कट गया और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। 8 गुने 3 24। 24 जाके उधर घट गया 8 के क्यूब में। क्या अब क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब देखिएगा, इसका कितना आया? 630, 780, 480। चलिए देख लेते हैं। एक 150 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर की रफ्तार से यात्रा करके 42 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई। आप पहले बताइए कि रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को अगर पार करती है तो कितनी दूरी तय करती है? ट्रेन खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो ट्रेन खुद की लंबाई कितना है? 150 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको निकालना है, तो ये दूरी हो गया। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। तो चाल है आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये मीटर में, ये भी मीटर में माने हैं, तो इसको मीटर पर सेकंड में माना, कन्वर्ट कर लीजिए। कितना से गुना? 5/18। चाल गुना समय कितना सेकंड में? 42 सेकंड में। ये 18 तिहाई 54, तो 15 दूना 30 और बाकी 3, अब 15 चौके 60, 3 63, 630 आया जी। अच्छा हाँ, अब P बराबर उधर जाके क्या होगा? घट जाएगा। सही बात। तो P बराबर हो जाएगा 630 माइनस 150, तो ये अब 480 हो जाएगा। देखिए ना, ये भी दिया हुआ है आपको ऑप्शन में। थोड़ा सा ध्यान घटेगा, दुर्घटना घट जाएगा। तो दूरी बराबर चाल गुने समय, है ना।
चलिए नेक्स्ट करेंगे। देखिएगा, राहुल और राघव एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। देखिएगा, इधर राहुल है, ये आपका राहुल है यहां पे, और यहां पर राघव है। ठीक है, इस दोनों के बीच की दूरी जो है 110 किलोमीटर, 110 किलोमीटर। वे एक साथ एक ही समय पर 20 और 24 किलोमीटर की रफ्तार से एक दूसरे के तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। अब बताइए, राहुल जो है 20 के रफ्तार से राघव के तरफ, ठीक है, और राघव जो है राहुल के तरफ 24 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। कितने घंटे के बाद घुड़सवार के बीच में एक दूसरे से 22 किलोमीटर की दूरी पर होगा? तो मान लीजिए कि कुछ समय के बाद राहुल जो है यहां पहुंच गया और राघव जो है उतने ही समय में यहां पहुंच गया। अब मान लीजिए कि इस दोनों के बीच की दूरी जो है 22 किलोमीटर, तो दोनों मिलाकर कुल दूरी कितना तय कर लिया? तो 110 में से 22 घटा दीजिए तो 88 किलोमीटर दोनों मिलाकर तय कर लिया। तो यानी कि जितना समय यह चला होगा राहुल, उतना ही समय राघव चला होगा। तो समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल। दूरी अब उसके बीच में कितना है? 22 बटे में चाल जो है सापेक्षिक चाल है ना, तो सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, है? जुड़ जाएगा तो 20 प्लस 24, और सॉरी एक मिनट रुक जाइएगा, दोनों मिलाकर कितना दूरी तय किया है? 88 न तय किया है। तो दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय, तो समय बराबर आपका हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो 88 किलोमीटर, और चाल क्या हो जाएगा? एक दूसरे के तरफ है तो जुड़ जाएगा। तो कितना घंटा में? 2 घंटा में आपके दोनों के बीच में 22 किलोमीटर का दूरी रहेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट किया जाए। एक बार तो अटेम्प्ट कर ही लिया कीजिए, आने से पहले। आप सबको 10:30 बजे ही वहां से ऑफिस से मिल जाता है। पहले भी आइएगा, पहले भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखिएगा, एक टंकी एक नल द्वारा 10 घंटे में भरी जा सकती है। यानी कि मान लीजिए कि टंकी को भरने वाला पाइप जो है वह ए है और 10 घंटा में भर सकता है, जबकि एक रिसाव के वजह से अब टंकी को भरने में 11 घंटा लगता है। यानी कि भरने वाला तो है ही, उसके साथ एक छेद वाला है, उसमें छिद्र है, रिसाव जिधर से हो रहा है मान लीजिए बी है, जो कि पानी निकालेगा। अगर इस दोनों को खोल दिया जाए तो 11 घंटा लगता है, 11 घंटा लगता है। तो रिसाव के वजह से टंकी खाली करने में कितना घंटा लगेगा? यानी कि छेद से अकेले टंकी को कितना देर में खाली किया जा सकता है? आप बताइए, टंकी का क्षमता कितना? 110। ए जब अकेले भरेगा तो कितना के क्षमता से? 11 के क्षमता से। जब दोनों मिल जाएगा तो कितना क्षमता हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 11 से 10 हो गया, एक घट गया, किसके कारण? बी के कारण। यानी कि बी का खाली करने का कैपेसिटी जो है 1 है, तो बी को लगा समय। टोटल टंकी का क्षमता 110, अब बटे में उसका क्षमता 1, 110 घंटा लगेगा, है ना? ऑप्शन नंबर डी आपका सही।
कुछ सवाल का आज आंसर नहीं आया होगा, आगे कुछ सवाल है जिसका आंसर नहीं आया है शायद। अप्रोक्सीमेट में अगर ले आए हैं तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट करेंगे। देखिएगा, ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ए और बी 6 दिन काम को मिलकर करते हैं, ठीक है। तो ए कितने दिन में अकेले काम को किया? 30 दिन में, है ना। अब बी उस काम को कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। आप बताइए कि यहां से अगर टोटल वर्क निकाला जाए तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ए का काम करने का क्षमता 2, बी का काम करने का क्षमता 3। अब कहता है कि ए और बी 6 दिन साथ मिलकर करते हैं। आप काम करवाइए ए और बी को, ये 6 दिन काम किया साथ में। बताइए, एक दिन में ए 2 काम करता है, बी 3 काम करता है, दोनों मिलकर 5 काम किया। तो 6 दिन में कितना काम करेगा? 30 काम करेगा कि नहीं? उसके बाद ए काम छोड़कर चले गया तो कौन बचा? बी। एक 60 में से 30 काम दोनों मिलकर 6 दिन में कर चुका है। अब जो शेष काम बचा, कितना बचा? 30 काम बचा, है ना। इस 30 काम को बी अपने इफिशियंसी से करेगा। कितने के? 3 के इफिशियंसी से, तो 10 दिन लगेगा। तो शेष बचे काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा? तो 10 दिन में पूरा करेगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 27 गुना, उसी दर से वह धन कितने साल में 81 गुना हो जाएगा? कितने साल में? 12 साल में। आप ध्यान से देखिएगा, कितना साल हो रहा है? 3 साल लग रहा है। कितना गुना होने में? 27 गुना होने में। 27 गुना। 27 को आप लिख सकते हैं 3 का पावर 3, यानी कि 3 पावर लाने में इसको 3 साल लगा। तो आपका 81 गुना बोला, कितने साल में हो जाएगा? तो 81 को आप 3 के बेस में लिख सकते, 3 का पावर 4। तो 3 पावर लाने में 3 साल, तो 4 पावर लाने में कितना साल लगेगा? 4 साल में ना 81 गुना हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब बताइए, एक आदमी 8,000 रुपया पूजा बोनस के रूप में पाता है। किसी आदमी को 8,000 रुपया बोनस के रूप में मिला, ठीक है। उसका एक हिस्सा को वह 6% प्रतिवर्ष की दर से और शेष को 4% प्रतिवर्ष की दर से निवेश कर दिया। 5 वर्ष में उसके द्वारा कमाया गया कुल ब्याज जो है 2200 रुपया, यानी कि 8,000 रुपया में 5 वर्ष में 2200 रुपया उसे साधारण ब्याज मिलता है। तो 6% प्रति वर्ष के निवेश से किया गया वह धनराशि क्या है? अब बताइए, पहला भाग का राशि 6% है और दूसरे भाग का राशि कितना प्रतिशत है? 4% है।
आप बताइए 6% में भी 4% और 2%, इसमें भी 4% आपका मौजूद है और यहां भी 4% मौजूद है, यानी कि 8,000 का 4%, आप बताइए कितना होगा। 8,000 का एक वर्ष में 4%, तो 5 वर्ष में कितना, 20%। तो इसका 20% आप हमें बता दीजिए कितना होगा। अरे 1,600। आपको टोटल मिलता कितना है, 2,200। तो यानी कि एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है 600। ये 600 एक्स्ट्रा कहां से आया, इस 2% के कारण आया। और एक वर्ष में 2% एक्स्ट्रा मिलता है, तो 5 वर्ष में कितना प्रतिशत एक्स्ट्रा मिलेगा, 10%। यानी कि 10% का वैल्यू जो है वह आपका 600 के बराबर। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 6,000। यानी कि 6% के दर से कितना निवेश किए थे, 6,000 रुपया निवेश किए थे। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही। और 4% पे बाकी रेस्ट 2,000 रुपया है ना। तो ये बहुत ही आसान तरीका है और विदाउट कैलकुलेशन आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया तो एलिगेशन लगा देंगे। जिनको नहीं आया शर्माइए मत, घबराइए मत। आप बताइए टोटल पे रेट कितना लगेगा। रेट बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटे में मूलधन गुने समय। मूलधन कितना है, 8,000 रुपया। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। 3 जीरो काट दीजिए, 5 दूना 10। ब्याज बराबर, ये दर बराबर ब्याज गुने 100 बटे में मूलधन गुना समय। ये 2 चौके 8 है ना, 11/2% हो गया है ना। आप बताइए पहले भाग को आप 6% की दर पर लगाए, दूसरे भाग को आप 4% की दर पर लगाए, और टोटल मिलाकर दोनों भाग मिला दीजिए तो 11/2% लगाए। यहां से एलिगेशन लगा दीजिएगा तो मूलधन का जो दोनों पार्ट होगा वह निकल के आ जाएगा कि नहीं। 8,000 को किस किस 6% पे कितना लगाया और 4% पे, तो यहां से 2 आपका आ रहा है तो 2 से तो सब में गुना कर दीजिए ताकि आपका होल नंबर बन जाए। तो 2 से इसमें भी गुना कर दीजिए, 2 से इसमें भी गुना कर दीजिए, 2 से इसमें भी गुना कर दीजिए, ये कट जाएगा। ये आपका कितना बच गया, 12। और ये कितना, 8। और बीच में कितना, 11। आप बताइए ये कितना हो गया, 3 और 1 के रेशियो। यानी कि ये 6% है और ये 4% वाला है भाग। तो 3 + 1 टोटल मिलाकर 4 अनुपात में, जबकि सवाल में दिया हुआ है टोटल मूलधन आपका 8,000 है, 2,000 गुना है ना। तो 6% पे 3 यूनिट लगाए थे, इसका 2,000 गुना ले लीजिए, 6,000 रुपया आप लगाए। तो ये एलिगेशन से हो गया है ना। लेकिन एलिगेशन से थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, इसके बनिस्पत इसमें थोड़ा कम लगेगा आपको।
चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए इसका एक्चुअल आंसर नहीं आता होगा क्या। 3136 आया। देखते हैं, एक दुकानदार 12% का छूट देकर भी 33% का लाभ कमाता है, ठीक है, और जिसका अंकित मूल्य है 4740 रुपया, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। यहां से आप देखिए अंकित मूल्य कितना है 4740, इस पे 12% का छूट दीजिएगा तो यानी कि 88/100 ये विक्रय मूल्य हो गया। और इस विक्रय मूल्य पर कितने का लाभ मिलता है 33% का, तो 100/133। यहां से डायरेक्ट आपका सीपी निकल के आ जाएगा। इसको काट-कूट कीजिएगा तो 100 से 100 कट गया। अब कटेगा नहीं ना, कटेगा तो दशमलव में कुछ आएगा है ना, तो दशमलव में आएगा, तो दशमलव में तो आपका है नहीं है ना, तो ये इस हिसाब से अपना कर लीजिएगा कोई भी एक आंसर। पता नहीं ये एग्जाम में पूछा हुआ है और यही सेम ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट करेंगे, और नहीं तो ब्रह्मास्त्र भी लगा सकते हैं। क्या ब्रह्मास्त्र लगाइएगा तो देखिए, ये अगर आपका एमपी है और ये आपका सीपी है, एमपी में क्या होता है लाभ जुड़ जाता है 133, सीपी में क्या होता है घट जाता है आपका डिस्काउंट तो 88। अब 133 यूनिट आपका 470 के बराबर है, 4740 के बराबर, तो देख लीजिए एक यूनिट कितने के बराबर, उतना ही ये गुना हो जाएगा। समझ गए, तो ये ज्यादा आसान होता है। चलिए नेक्स्ट, देखिएगा 1200 रुपया में 2 गो पुस्तक खरीदता है, एक को 20% के लाभ पर बेचता है, दूसरे को 16% के हानि पर बेचता है। यदि दोनों पुस्तक का विक्रय मूल्य समान हो तो पुस्तक का अनुमानित बोला है, लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। आप बताइए टोटल दोनों पुस्तक मिलाकर लागत मूल्य कितना 1200 रुपया है, वह एक को 20% के लाभ पर बेचता है। आप बताइए 20% का लाभ, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि 5 अगर आपका सीपी है तो एसपी 1 के लाभ पर बेच दीजिए, 6 हो जाएगा। ये पहले पुस्तक का बात हो। दूसरे पुस्तक को आप 16% हानि पर बेचे, 16% लॉस, तो ये 3/25, यानी कि दूसरे वस्तु का अगर बात कीजिएगा तो सीपी अगर 25 है तो 3 के हानि पर बेच दिए, कितना पर बेच दिए 22 पे बेच दिए, है ना। तो आप बताइए कि 25 का चीज, 1 मिनट, 4 के हानि पर न बेचिएगा, 4/25, 4/25 ना होगा, तो 25 का चीज 4 के हानि पर बेचिएगा तो कितना हो जाएगा 21 पर। बोला क्या है कि आपको दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो 6 और 21 को बराबर कीजिए आप, तो 6 और 21 को बराबर कीजिएगा तो 6 21 का कितना बनाइएगा कि बराबर हो जाएगा 42 बनाइएगा, तो 42 बनाइएगा तो इसमें 7 से गुना और इसमें 2 से गुना, तो आप बताइए ना, इसमें 7 से तो इसमें भी 7 से, ये 35 हो गया, और इसमें 2 से गुना तो इसमें भी 2 से 50। आप बताइए कि टोटल आपका सीपी कितना हो गया 85 हो गया, जबकि सवाल में दिया हुआ है टोटल कितना 1200। तो आप बताइए ये कितना गुना हो गया, 5 दूना 10, 4, 5 अठे 40, 0, अब बटे में 17, 280/17 गुना। इसका भी एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। आप बताइए
कि पहला पहला का सीपी कितना आएगा, पहला भाग का 35 है, 35 का 280 बटे में 17 गुना, 17 दूना 34, दो लगभग में आया, दो से समथिंग ज्यादा 460, 400 से अधिक और 500 से कम, ये वाला आंसर मार दीजिएगा, अप्रोक्स में आ जाएगा। CP2 आपका क्या हो जाएगा, CP2 में आपका कितना है, 50 है, 50 गुने 280 बटे में 17, 17 तिया 51, 3 से थोड़ा सा कम है, 700 आ ही जाएगा। ऑप्शन ए मारिएगा। तो इसका भी एग्जैक्ट आपका आंसर नहीं है, लेकिन अप्रोच जो है यही रखिएगा आप, ठीक है। आपको विक्रय मूल्य समान बोला है तो विक्रय मूल्य समान कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, किसी फर्म में पुरुष कर्मचारी का औसत वेतन जो है वह 5200 रुपया, ठीक है। महिला कर्मचारी का औसत वेतन 4200 रुपया है, और पुरुष और महिला दोनों को मिला दिया जाए तो 5000 रुपया है। तो उस फर्म में पुरुष कर्मचारी की प्रतिशत कितना है, यह निकालने का एलिगेशन लगा दीजिएगा ना है? आप बताइए, यहां पर पुरुष है, पुरुष को M से डिनोट कर दीजिए, एलिगेशन लगाइए, सब जगह 2 जीरो हटा भी दीजिए और आसान हो जाएगा, है ना। यहां अगर कट रहा है तो कटा भी दीजिए, 2 से कटाइए 25, 2 से 21 और 2 से 26 बार में, तो पुरुष कितना हो गया 26, और महिला का औसत कितना हो गया, महिला को W से डिनोट कीजिए 21, और दोनों मिलाकर कितना 25, है ना। आप बताइए ना कि ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 1। आपसे क्या पूछा है, पुरुष कर्मचारी का कुल प्रतिशत कितना है, पुरुष कितना है टोटल 4, कितना में 4 1 5 में, प्रतिशत पूछा है 100 से गुना, 80% हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही। गर्मी अपने रिकॉर्ड तोड़ चरम पर है। क्या ऐसा मौसम में तो नींद अवे नहीं करेगा, नहीं ना आएगा जी। ऊपर से अगर रूम पर गए किसी तरह लाइट कट गया चलिए नेक्स्ट। चलिए, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, 50% से अधिक है बोला है, तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, किससे अधिक है, बी से अधिक है, तो जिससे बोलता है वह नीचे वाला मूल संख्या, तो ए और बी का कितना आ जाएगा रेशियो, ये आपका एक अधिक है, 2 का 50%, एक अधिक है यानी कि 3 है, तो बी 2 है। आपसे क्या पूछा है, ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है बी का वेतन, तो आप बताइए ये कितना कम है, 1 कम है ना, इसलिए प्रतिशत में निकाल लीजिए 1/3 गुना 100, 1/3 बेसिक फ्रैक्शन 33.1/3। तो ये सब तो सवाल गलत होने का चांस ही नहीं क्या। चलिए नेक्स्ट। अब देखिएगा,
किसी बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात 3:2 है। देखिए एक बर्तन है, इसमें अगर दूध लिया जाए, मिल्क लिया जाए और वाटर लिया जाए M1W1, तो यह 3:2 है। एक दूसरा बर्तन है, इसमें यह अनुपात 7:3 है, यानी कि M2 और W2 कितना है? 7:3। क्या कहता है कि दोनों बर्तन के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी कि यहां से यहां इससे कितना निकाला जाए, इससे कितना निकाला जाए, कि नया मिश्रण जो बने दूध और पानी का, यह मिश्रण 11 और 4 हो जाए। यही ना सवाल में बोला है। तो आप ऐसे सवाल को एलिगेशन से बिल्कुल बना सकते हैं। एलिगेशन में क्या होता है कि सब जगह एक चीज समान होता है ना। अगर यहां से दूध लीजिएगा तो दूध ही लीजिए, पानी लीजिएगा तो पानी ही लीजिए, आपका मन। अगर दूध लिए तो दूध इसमें कितना हो जाएगा टोटल बताइए तो? 3/5 हो गया। इसमें कितना हो जाएगा दूध? 7/10 हो जाएगा। और इसमें कितना हो जाएगा? इसमें कितना हो जाएगा? 11/15 हो जाएगा। अब 5, 10, 15 का एलसीएम ले लीजिए कितना, ताकि आराम से आपका कैलकुलेशन हो जाए। तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 से गुना कीजिएगा तो यह कितना हो जाएगा? 6 के 18। इसमें गुना कीजिएगा 30 से तो 21, और इसमें कीजिएगा तो 22। तो ये किस अनुपात में हो गया? यानी कि 1:4 में आपको मिलाना पड़ेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या? दोनों से बड़ा है। हाँ सही बात बोले आप। बताइए तो यहां 6 के 18 हो जाएगा, 7 21 हो जाएगा। 5, 10, 15 का एलसीएम कितना होगा? 3, 2, 7, 3। दोनों से बड़ा, सही बोले। क्या कि दोनों से बड़ा नहीं होना चाहिए, बीच वाला एक से बड़ा एक से छोटा होना चाहिए। तो यानी कि ये सवाल गलत है तब आपका, ठीक है। ये चीज हम ध्यान नहीं दिए, इसके डाटा में कुछ ना कुछ चेंजिंग होगा, नहीं तो ऐसा एलिगेशन बनेगा ही नहीं। इसलिए भी दे दिया उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करेंगे। आप बताइए कि x और y की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 3:4 है ना। ये x है और ये y है। इसका प्रेजेंट एज का जो अनुपात है वह 3 और 4 है। आज बहुत ज्यादा गलती निकल गया, 3 सवाल गलत हो गए। देखिएगा, उसके बाद बोला कि 5 साल पहले, यानी कि 5 साल पहले लीजिए, 5 साल पहले का बात कीजिए तो माइनस में करा दीजिए। यह अनुपात जो है 5 और 7 का, तो y का वर्तमान आयु यानी कि 4 यूनिट का वैल्यू पूछा। तो दो आदमी के बीच आयु का अंतर हमेशा समान होता है। आप बताइए ना कि अभी इसका अंतर कितना? 1, और इसका अंतर कितना? 2। तो इसके अंतर को समान कीजिएगा, ऊपर 2 से गुना कीजिए, तो 2 से इसमें भी गुना होगा और 2 से इसमें भी गुना होगा। तो ये हो गया 6 और ये हो गया 8। 8 से 7 हो रहा है, 6 से 5 हो रहा है, तो कितना साल पहले का बात हो रहा है? 1 साल पहले। जबकि सवाल में दिया हुआ कितना साल पहले? 5 साल पहले। आप बताइए कि 1 यूनिट कितना गुना हो गया? 5 गुना। तो आपसे क्या पूछा? y का प्रेजेंट एज कितना यूनिट है? 8। 8 का 5 गुना ले लीजिए, 40 वर्ष, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही।
तो दो व्यक्ति के आयु का अंतर हमेशा समान लेना है आपको, चाहे कितना भी वर्ष पहले रहे, प्रेजेंट रहे, पास्ट रहे, फ्यूचर रहे। चलिए नेक्स्ट करेंगे। इसका आया था 42। चलिए ना, एक थैले में टोटल कितना रुपया है? 42 रुपया, जिसमें 50 पैसे का, 25 पैसे का और 1 रुपये का सिक्के 5, 6, 2 के अनुपात में। किस किस तरह का सिक्का है? 50 पैसे का सिक्का, ठीक है, एक 25 पैसे का सिक्का और 1 रुपये का सिक्का, ठीक है। इसकी संख्या का अनुपात जो है आपको वह 5, 6, 2 दिया हुआ है, ठीक है। अगर संख्या 5, 6, 2 में है और वैल्यू आपको क्या चीज का दिया हुआ है? मूल्य का दिया हुआ है, तो मूल्य का रेशियो लाने का कोशिश कीजिए, है ना। आप बताइए ना, यहां से मूल्य का रेशियो आराम से निकल के आ जाएगा। 50 पैसा का 5 गो सिक्का कितना रुपया हो जाएगा? 2.5 रुपया हो जाएगा। और 25 पैसा का 6 गो सिक्का कितना रुपया? 1.5 रुपया। और 1 रुपया का 2 गो सिक्का तो 2 रुपया हुआ। तो आप बताइए ना, 2.5, 1.5 कितना हो गया? 4 2 6। 6 यूनिट एक्चुअल में कितने के बराबर है? 42 के बराबर। ये इसका कितना गुना? 7 गुना। आपसे पूछा क्या है? 25 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो ये 6 यूनिट पूछा है, यानी कि तो 6 यूनिट कितना गुना हो जाएगा? 7 गुना 42 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी। मूल्य दिया हुआ है तो मूल्य का रेशियो निकाल लीजिए। अगर संख्या टोटल दिया रहता तो संख्या का रेशियो फिर हम निकालते। दोनों में से एक रेशियो तो आपको दिया रहेगा, संख्या का रेशियो या मूल्य का रेशियो। चलिए नेक्स्ट करेंगे। एक कक्षा में छात्रों का औसत वजन 15 किलोग्राम है। यदि कक्षा अध्यापक यानी क्लास टीचर का भी वजन इसमें शामिल कर लिया जाए तो 30 छात्र है प्लस एगो और कक्षा अध्यापक आ जाएंगे, तो टोटल कितना हो जाएंगे? 31 गो हो जाएंगे, ठीक है। औसत वजन 1 किलोग्राम से बढ़ जाता है। आप बताइए, किसी के आने से अगर औसत बढ़ रहा है तो यानी कि आने वाला व्यक्ति का जो वजन होगा पुराने औसत से आपका ज्यादा होगा, तभी तो आपका औसत वजन बढ़ रहा है। तो पुराना औसत जो है आपका 15 है, तो आने वाले अध्यापक का जरूर ज्यादा होगा 15 से। ज्यादा का मतलब प्लस। अब कितना ज्यादा है ये देख लीजिए। औसत में कितने का वृद्धि हो रहा है? 1 किलोग्राम का। तो टोटल अब कितने का वृद्धि हो जाएगा? 1 गुना 30 गो छात्र, एगो अध्यापक, 31। तो 31 प्लस 15 कितना? 46 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही। चलिए नेक्स्ट करें। इसका तो सब कोई बनाए होइएगा। कितना आएगा? ऐसे 2 पार्ट में तोड़िए जिनके बीच कोई अंतर 1 हो और कोई कॉमन ना हो। तो प्लस दिया रहता है तो बड़ा वाला आंसर हो जाता है, माइनस दिया रहता तो छोटा आंसर होता। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? 3, है ना। चलिए नेक्स्ट। इसका कितना हो जाएगा? 4। आपको पता होना चाहिए, कई बार हम लोग चर्चा कर भी चुके हैं, यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़िएगा ना तो 4ab के बराबर आता है कि नहीं? तो अगर ये a है ये b है तो ये 4ab के बराबर आ जाएगा। तो a का मतलब 82 अगुना 28, b का मतलब 28, ये a है और ये b है, बटे में 82 गुना 28, तो ये कट गया आपका, कितना आ गया 4। तो ऐसे सवाल का आंसर लगभग 4 ही आता है अगर ंनीचे में कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया रहे तो। तो ये अलजेब्रा का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखिएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। इसका बताएंगे 6/7, बिल्कुल सही। देखिएगा ऐसा जो जोड़ है हम एक्चुअल में आप इसको भिन्न के योग के तरह मत कीजिए, ये एक सीरीज का सवाल है ना। आप बताइए यहां से 2 से 6 बढ़ा, 4 बढ़ा, 6 से 12 हुआ, 6 बढ़ा, 8 बढ़ा, 10 बढ़ा, 12 बढ़ा। तो आप यहां से ऐसे सवाल को क्या कीजिए कि इसको 2 पार्ट में तोड़िए और दोनों का गुणनफल 2 के बराबर होना चाहिए। तो 1 गुना 2। उसी तरह से 6 को आप क्या लिखिएगा 2 गुना 3। उसी तरह से 42 को आप क्या लिखिएगा 6 गुने 7। आप बताइए 7 आपका सबसे लार्जेस्ट है, 1 आपका सबसे स्मॉलेस्ट है ना, और दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वह 1 का है। तो आपका सीरीज का योग बराबर होता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट बटे में डिफरेंस इंटू लार्जेस्ट इंटू स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट कितना है 7, स्मॉलेस्ट कितना है 1, बटे में डिफरेंस 1 का, लार्जेस्ट 7 का और स्मॉलेस्ट 1, 6/7 है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही। तो इस तरह का कई सीरीज आपको देखने को मिलेगा, इस फार्मूला से आपका एकदम आसानी से बन जाएगा, कभी रुकेगा नहीं। चलिए एक लास्ट सवाल कर लेते हैं हम लोग। वह सबसे बड़ी संख्या कौन है जो 63, 77 और 58 से विभाजित किया जाने पर क्रमशः 3, 5 और 2 का शेष बचता है। तो ये आपका बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए एचसीएफ, और जितना शेषफल बच रहा है शेषफल को घटा दीजिएगा तो वह पूरी तरह विभाजित हो जाएगा कि नहीं, ये 60 हो जाएगा। 77 में से आप 5 घटा दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा 72, और 98 में से 2 घटा दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 96। देखिएगा सबसे छोटा अंतर ही आपका एचसीएफ होता है या उसका कोई गुणनखंड। इस दोनों के बीच में अंतर 12 का है, इस दोनों के बीच में अंतर आपका 24 का है, तो छोटा अंतर किसका है, और 60 और 96 36 का अंतर है। तो एचसीएफ आपका या तो 12 होगा या 12 का गुणनखंड। लेकिन यहां से 12 से देखिएगा तो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 12, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। 12 होना चाहिए इसका आंसर। 6 से, हाँ 6 दिया हुआ है तो 6 तब दे दीजिए, लेकिन एक्चुअल में कितना होना चाहिए था 12 होना चाहिए था, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग कल मिलते हैं इससे आगे अगला सेट के